जय हिंद आप सभी को। आज के पाठ के अंतर्गत हम आरोह भाग 2 के अंतिम पाठ के रूप में संकलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस रचना को पढ़ेंगे। अंबेडकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे सामने संविधान निर्माता का एक गौरवपूर्ण चित्र उपस्थित होता है। अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। यह एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत अच्छे विचारक, बहुत सारे संघर्षों से ऊपर उठकर आए एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। यहाँ इनकी रचनाओं के नाम हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ पे उनको सारणीबद्ध करना, उनको एक एक करके बताना समय की पाबंदी में थोड़ा मुश्किल है। इनके बारे में हम इस लिस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रचनाएं कितनी ज़्यादा थी, उनकी संख्या, उनकी जो उनके विचार कितने विस्तार लिए हुए थे कि इनके संपूर्ण वाङ्मय को 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो हमें ये बताता है कि अंबेडकर जी की जो रचना की समृद्धि है, रचनाओं का जो खजाना है, वो कितना बड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर हमें बताते हैं, ये जो उनके भाषण हैं, उनकी रचनाएं हैं, कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उन्होंने तत्कालीन समाज को वो सारी बातें बताई हैं, उन सारी मुश्किलों से निकालने का प्रयास किया है जिस समय वो जिन बुराइयों में वो समाज जी रहा था। उस समय जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि एक कह सकते हैं बड़ी कुरूपता के साथ बहुत बड़े दोष के रूप हमारे समाज में था, और इसके शिकार इन चीज़ों को बाबा साहब ने भी बहुत झेला था। और उनका मानना था कि उन्होंने तो इसे झेल लिया, उन्होंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की, लेकिन मनुष्य समाज को आगे ये बर्दाश्त ना करने पड़े, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए। उनसे एक बार जब उनके हेडमास्टर ने पूछा भी था कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं वकील बनूंगा और खूब पढ़ लिख कर छुआछूत और जाति प्रथा के विरुद्ध कानून बनाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगी कि ये सारी मुश्किलें मानव जीवन पर जो कलंक की तरह है, इस समाज पर कलंक है, उनसे मैं उन्हें दूर रखूं। और उन्होंने ये किया भी। मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है बाबा साहब को। मानव मुक्ति का पुरोधा यानी मानव जीवन जो बहुत सारी रूढ़ियों, बेड़ियों, बुराइयों में जकड़ा हुआ था, उसे छुड़ाने की शुरुआत, उससे हटाने की शुरुआत बाबा जी ने की। तो ये हमारे इस मुक्ति के पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। अपने समय के वो उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में से एक थे। उच्च शिक्षा के लिए वो न्यूयॉर्क तक गए थे। संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय उन्होंने अनुवाद के जरिए पढ़ा। उनके बारे में अपने विचार भी दिए। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक प्रमुख स्थान अंबेडकर जी का रहा है। बहुत सारा चिंतन, बहुत सारी बातें, बहुत सारे संघर्ष बाबा जी ने किया, और उनके लेखन पर भी इसकी छाप दिखाई पड़ती है। दलित जाति में जन्मे अंबेडकर जी को बचपन में बहुत सारे उत्पीड़न और शोषण से, अपमान से गुजरना पड़ा था, और उन्होंने कसम खा ली थी कि आगे आने वाली पीढ़ी को मैं इससे गुजरने नहीं दूंगा। और इसके लिए उन्होंने पढ़ा, संघर्ष किया और ऐसे नियम कानून बनाए, ऐसे हमारे संविधान में ऐसे नियम प्रस्तुत किए गए जिससे एक हद तक हमारे समाज से ये चीज़ें आज कम हो चुकी हैं। उनके जो मुख्य आदर्श थे, 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों दार्शनिक कहिए या संत कहिए, ये अंबेडकर जी के आदर्श थे। उन्होंने कुछ जातिगत उत्पीड़न और शोषण, अपमान झेलने के बाद उनका मन इन चीज़ों से हट गया था,
और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यहाँ जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। उनका जो ये जो पाठ है, उनके भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश है। ये भाषण वास्तव में 1936 में लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वहाँ कुछ मतभेदों के कारण ये भाषण बोला नहीं गया, प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बाद में ललई सिंह यादव ने इसे जाति भेद का उच्छेद के नाम से 2 भागों में इसका रूपांतरण प्रस्तुत किया। इसी का कुछ अंश आज हम यहाँ इस पाठ के रूप में पढ़ेंगे। ये पाठ मुख्य रूप से 2 भागों में, हमारी पुस्तक में 2 भागों में दिया गया है, जहाँ 2 अलग अलग तरह के भागों में कि एक जाति प्रथा वगैरह से संबंधित है कि क्या प्रभाव पड़ता है अगर जातिगत रोजगार की कल्पना हमारे समाज में कर ली जाए, और दूसरे में अंबेडकर जी बताते हैं कि उनकी कल्पना का आदर्श समाज क्या है। तो इन 2 भागों में हम इस भाषण को यहाँ पे पढ़ेंगे। आज के समाज में हालांकि ये चीज़ें, ये कुरीतियाँ काफ़ी हद तक हट चुकी हैं जो उस समय थी, लेकिन हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो तत्कालीन व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज का दृष्टिकोण आप रखकर इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो गलत है। आज ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत हद तक कम हो चुकी हैं, लेकिन हम 1936 को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। आज के लगभग 80-85 साल पहले की बातें, तब समाज कैसा था, तब क्या महसूस किया अम्बेडकर जी ने और क्या लिखा है, हम उन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तो हम इस पाठ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को। इसका जो पहला भाग दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में, इसके माध्यम से अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की, जातिवाद को मानने वालों की, उसे बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग इसका समर्थन करते हैं, और इतना ही नहीं, जाति प्रथा का समर्थन करने के साथ साथ श्रम विभाजन को भी उसी से जोड़कर देखते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन से जोड़ना मतलब क्या? अर्थात वो ये मानते हैं कि किसी का रोजगार उसकी जाति से ही संबंधित होना चाहिए, जिस जाति का है उसी प्रकार का रोजगार उसे करना चाहिए। वह जो बहुत पहले एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में था, एक जो वर्णाश्रम व्यवस्था में ये बातें हमारे सैकड़ों सालों पहले की गई हैं, उन्हीं के आधार पर आज भी होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और इसी आधार पर उन्होंने जातियों में भी ऊंच और नीच का विभाजन किया है। अंबेडकर जिसका विरोध करते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन का आधार मान लिया जाए, रोजगार का आधार मान लिया जाए, तो ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि उसके जन्म या उसके जाति से निश्चित नहीं होती है। वो रुचि तो उसकी अपनी होती है, जो बड़ा होने के बाद वो अनुभव करता है, जो वो सीखता है, उसकी क्षमता क्या है। इसलिए हमें रोजगार का आधार, श्रम विभाजन का आधार उसकी जाति या उसका जन्म नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार होना चाहिए। अन्यथा बच्चे के जन्म के पहले ही उसके रोजगार का निर्धारण हो जाता है, यह उचित नहीं है। इस प्रकार का अगर हम रोजगार का निर्धारण करेंगे तो मनुष्य जीवन भर के लिए बंध जाता है। अगर वह उस रोजगार को, उस विशेष कार्य को नहीं कर पाता, उसे करना नहीं आता, या वो मजबूरी बस कर नहीं पाता है, तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती, क्योंकि और कोई कार्य उसके लिए निश्चित किया ही नहीं गया है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की, अपना रोजगार बदलने की अनुमति जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य अपना जीवन भी खो सकता है। हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है वो ऐसी अनुमति नहीं देती। एक जो निश्चय, पहले मापदंड जो एक बनाए गए थे, एक जो रोजगार के मानदंड थे कि जाति के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए, वैसा ही परिश्रम करना चाहिए। तो अगर ऐसा ही हुआ
व्यक्ति अपना पैतृक पेशा नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा? तो इससे एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, दूसरे जीवन को आगे बढ़ाने में बड़े संघर्ष झेलने पड़ेंगे, जीवन के समाप्त होने की स्थिति भी आ जाती है। तो यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अगर जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन किया जाए तो इसमें बड़े गंभीर दोष हैं। मनुष्य की अपनी इच्छा ही नहीं रह जाती है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। पूर्व लेख यानी भाग्य पर, किस्मत पे, यानी भाग्य ने जिस जाति में जन्म दे दिया वही तुम्हारी किस्मत है, वही तुम करो। और हमें यह मानना पड़ेगा कि ऐसे में लोग बड़ी विवशता के साथ, सब नहीं लेकिन जिनके अंदर वो क्षमता नहीं है या रुचि नहीं है, बड़ी विवशता के साथ, बड़ी मजबूरी के साथ, बिना मन के वो काम करते हैं। और जब ऐसा करते हैं, अभी देखिए इससे दूसरी जो बुराई होती है वो क्या पैदा होती है कि मनुष्य को अगर मजबूर कर दिया जाए कि आप यही काम करेंगे तो मनुष्य दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करता है और किसी तरह से काम करता है कि जिसकी उसमें रुचि नहीं है उस कार्य में, उसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे पूर्व निश्चित कार्यक्रम था कि जो निश्चित एक नियम था कि जो वैश्य है उसका काम होता है व्यापार करना। अब अगर कोई वैश्य समाज का है और उसे यही कहा जाए कि तुम्हारा काम सिर्फ व्यापार करना ही है, लेकिन उसकी जो एक पीढ़ी तो व्यापार कर रही है लेकिन जो अगली पीढ़ी है उसे व्यापार में रुचि नहीं है, उसकी रुचि पठन पाठन में है, तो वो, लेकिन उसे मजबूर किया जाता है कि तुम्हें करना तो व्यापार ही है। तो वो अब अगर ऐसा व्यक्ति बिना मन का व्यापार करने बैठेगा, बैठा तो है व्यापार करने लेकिन उसका ध्यान अध्ययन में है, दुकान पे बैठे बैठे वो किताबें पढ़ रहा है, वो साहित्य में डूबा हुआ है, तो क्या उसका व्यापार अच्छा चल पाएगा? वो एक अच्छा व्यापारी बनेगा? नहीं, किसी किसी तरह से काम चलाएगा। लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाए कि ठीक है तुम अपना मनपसंद रोजगार करो, अपना मनपसंद धंधा करो, तो शायद वो बहुत खुशी खुशी अपने उस कार्य को आगे बढ़ाएगा जो कि वह चाहता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं अंबेडकर जी कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो अंबेडकर जी का ये मानना है कि निश्चित है कि आर्थिक पहलू से भी ये जाति प्रथा बड़ी हानिकारक है। इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कक्षा 11वीं में आपने गलता लोहा कहानी पढ़ी थी, याद कीजिए उस शेखर को, जो बड़ा विद्वान था लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि वो पढ़ नहीं पाता, और उसका जो पुश्तैनी धंधा है, पूजा पाठ का जो काम उसके पिता करते हैं, और जो सामाजिक कार्य है कृषि, तो उसका जो पुश्तैनी धंधा है, चूँकि वो ब्राह्मण उसके पिता रहे हैं, वो पुश्तैनी काम पूजा पाठ का करते हैं। तो शेखर जब बहुत आगे नहीं बढ़ पाता, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता, शेखर जोशी की कहानी है, मोहन नाम है शायद नायक का, हाँ। तो मोहन जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता परिस्थितियों के कारण, वापस वो जब गांव लौट आता है तो उसके पिता चाहते हैं कि वो पुश्तैनी धंधा करे, पूजा पाठ का कार्य करे, लेकिन मोहन की उस कार्य में कोई रुचि नहीं है, वो करना नहीं चाहता है। तो उसके सामने अब बड़ी मुश्किल होती है कि वो करे तो क्या करे, खेती बाड़ी कभी सीखी नहीं और पूजा पाठ कर नहीं पाता है, तो उसके सामने जीवन यापन के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, बहुत बड़ी समस्या मुँह बाए खड़ी है, और वो बड़े देरों तक अपने आप में जूझता हुआ अंत में वो पुश्तैनी धंधा छोड़कर खेती के कामकाज के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, जैसा कि इस कहानी में हमने देखा है। तो गलता लोहा के माध्यम से उस कहानी में बताया गया है कि परिस्थितियों की आंच में जब हम पड़ते हैं तो हमारी बहुत सारी जो लोहे की तरह वर्जनाएं हैं, सामाजिक वर्जनाएं हैं, ये टूट जाती हैं और इन्हें तोड़ना पड़ता है अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है।
तो इसी चीज़ का यहाँ पे अंबेडकर जी इन्हीं चीज़ों की समस्या पर, इन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा और आत्मशक्ति को दबाना नहीं चाहिए। जिसमें उसकी रुचि है, जिस काम में वो प्रवीण है, कुशल है, परफेक्ट है, उससे संबंधित उसे परिश्रम करने की, रोजगार करने की छूट दी जाए, अन्यथा हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आता है इस पाठ का दूसरा भाग, जो अंबेडकर जी ने जिसके लिए एक विशेष विषय इसका प्रस्तुत किया, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। उनकी कल्पना में अंबेडकर जी किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं, कैसा उनका आदर्श है समाज के लिए, उस पर बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि ऊपर जो बातें मैंने कही, हो सकता है आप ऊब गए होंगे, ये अस्वाभाविक भी नहीं है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू की तरफ लेता। अभी तक तो मैंने वर्णन किया, मुश्किलें बताई, उससे आने वाले दोषों को बताया, शायद आप इसमें ऊब गए होंगे। अब मैं इसका रचनात्मक पहलू, यानी हमारा समाज, आदर्श समाज कैसे अच्छा होगा, कैसा बनेगा। आप मानते होंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, जाति प्रथा के मैं विरुद्ध हूँ। मैं मानता हूँ कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो आदर्श समाज क्या है। जाति प्रथा के विरुद्ध होना आदर्श समाज के निर्माण का दोनों कार्य एक साथ कैसे चलेगा, यानी क्या दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चला जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ, अंबेडकर जी कहते हैं, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो आदर्श समाज है ये जाति प्रथा पर नहीं, स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता, आज़ादी, समानता और भाईचारे पर आधारित है। इसमें शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदर्श समाज में एक गतिशीलता होनी चाहिए। वो इतना एक्टिव होना चाहिए कि समाज के किसी भी छोर में कोई बदलाव आए तो वो दूसरे छोर तक पहुंच सके। और ऐसा कब होगा, जब समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, एक दूसरे बदलावों को महसूस करेगा, एक दूसरे तक फैला सकेगा, तो ही समाज गतिशील रहेगा, अन्यथा हम जड़ बने रह जाएंगे। समाज में सबके हितों में भाग लेना चाहिए, सबके हितों की हमें चिंता समाज में करनी होगी, तभी हमारा समाज गतिशील होगा। हम सिर्फ अपना भला देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सामाजिक जीवन में एक दूसरे से संपर्क रखना होगा, जुड़कर रहना होगा। दूध पानी के मिश्रण की तरह हम में भाईचारा होना चाहिए, यानी समाज में जब हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुखों को महसूस करेंगे, उसके लिए कुछ करते रहेंगे, समाज के उत्थान के लिए कुछ करेंगे, वही आदर्श समाज होगा। ऐसा अंबेडकर जी का मानना है। वो कहते हैं इसी का दूसरा नाम तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, शासन का एक तरीका नहीं है। लोकतंत्र वास्तव में है क्या? अंबेडकर जी के शब्दों में कि लोकतंत्र क्या है, वो ये कह रहे हैं, लोकतंत्र मूलतः सामाजिक, सामूहिक दिनचर्या, जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र वास्तव में क्या है? सामूहिक जीवनचर्या, जो एक मिलजुल कर रहने वाली बात है, उसकी एक रीति है, एक नियम है, और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। हम एक दूसरे से मिलकर समाज में जो अनुभव करते हैं उसका आदान प्रदान करना, लेन देन करना, व्यवहार परस्पर करना, यही तो लोकतंत्र है। और इसमें हर एक के प्रति हमें श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। लोकतंत्र में कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता। एक दूसरे के प्रति समान भाव हो, आदर हो, सम्मान हो, एक दूसरे की चिंता हो, समता हो, यही तो लोकतंत्र है। और स्वतंत्रता पर भी क्या आपत्ति हो सकती है? स्वतंत्रता, आज़ादी, मूल अधिकार, यहाँ स्वतंत्रता का मतलब एक तरह से जो हमारे मूल अधिकार हैं, गमन आगमन की स्वाधीनता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, जीवन और शारीरिक सुरक्षा, ये तो सब लोग मानते हैं। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार,
जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार सामग्री रखने का अधिकार, शरीर को स्वस्थ रखने का अधिकार, ये सब भी स्वतंत्रता के ही एक रूप हैं। और मनुष्य को ये आज़ादी होनी चाहिए कि अपने लिए, अपने जीवन की शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए वो इस तरह के प्रयोग की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। यानी व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में हमें सचेत करते हैं। और ये पढ़ते समय, ये सुनते समय आपको अवश्य याद आएगा कि हमारे संविधान में इसीलिए मूल अधिकारों का जो नियम रखा गया, मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं संविधान में, इस लेख का एक प्रभाव भी है, इससे जुड़ी हुई बातें। आगे अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा के पोषक जीवन और शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार को तो मान लेंगे, लेकिन मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हित की जो आज़ादी है, अपने हित के जो अधिकार हैं वो तो चाहेंगे, लेकिन जो रोजगार की स्वतंत्रता है उसके लिए उनका मुंह नहीं खुलेगा, उसके लिए वो हाँ नहीं करेंगे। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता वो नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें इससे लगेगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा उन्होंने कहा है कि इससे उन्हें लगेगा कि उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जो एक पकड़ बना रखी है उन्होंने समाज पे, वो सब कुछ उनसे निकल जाएगा। वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दासता में जकड़ कर रखा है, जो बंधन बना रखा है, जो एक ग्रिप उनकी बनी हुई है कुछ लोगों पर, जिससे वो अपनी मर्जी का काम करवाते हैं, उससे वही कार्य करवाते हैं जो उसकी जाति के लिए निश्चित है, वो उनकी पकड़ से छूट जाएगा। ऐसे लोग इस चीज़ को मानेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ही हमें कानून बनाने की ज़रूरत है। कानूनी पराधीनता न होने पर पाई जाती है। ऐसे लोगों के लिए हमें एक व्यवहार निर्धारित करना पड़ेगा, कर्तव्य निर्धारित करने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे। जाति प्रथा की तरह ऐसा वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो जो मजबूर किए जाते हैं कि अपना जातिगत पेशा ही अपनाएं, उन्हें उससे छुड़ाने के लिए, उस दासता से मुक्त करने के लिए हमें कानूनी सहारे लेने पड़ेंगे, हमें नियम बनाने पड़ेंगे। आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो दूसरी बात उन्होंने कही है, समता। पहला जो भाग उनका हो गया समाज स्वतंत्रता, कि हमें आज़ादी होनी चाहिए अपना रोजगार चुनने की। दूसरी बात उन्होंने आदर्श समाज में कही थी समता। तो उसी समता पर विचार करें कि समता यानी समानता। समानता पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ लोग कह सकते हैं कि मनुष्य बराबर नहीं होते, लेकिन अंबेडकर जी का मानना है कि मनुष्य बराबर नहीं होते। ये तो सही है, क्योंकि हर मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। ये 3 रूप हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शारीरिक वंश परंपरा पर हमारा कोई जोर नहीं होता। किस व्यक्ति ने कहाँ जन्म लिया है वो उसके हाथ में नहीं होता। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार, हमारा समाज भी एक हद तक हमारे हाथ में नहीं होता। हम हालांकि निर्माण तो समाज का हम ही करते हैं, लेकिन एक हद तक हम उसको बनाने में सहयोगी होते हैं। सामाजिक उत्तराधिकार में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा, ज्ञानार्जन, ये सारी उपलब्धियां आती हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के अपने प्रयत्न। और इन तीनों रूपों में हर मनुष्य अलग अलग होता है। यानी वंश परंपरा भी, कोई कहाँ जन्म लेता है अलग है, किसको कैसा समाज मिला है ये भी अलग। हर मनुष्य के अपने प्रयत्न, किसने कैसा प्रयत्न अपने आप को बढ़ाने के लिए किया है, ये सारी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो क्या इसके कारण हमें उनके साथ व्यवहार भी अलग अलग करना चाहिए? क्या यही सामाजिक समता है कि किसी का कुल और वंश देखकर हम उनके साथ व्यवहार करें, किसी का समाज देखकर व्यवहार करें और किसी का व्यक्तित्व देखकर हम उसके साथ समानता या असमानता का व्यवहार करें? क्या ये एक अच्छे समाज का गुण है? समता का विरोध करने वाले क्या इस बात का कोई जवाब देंगे
ऐसा अंबेडकर जी पूछ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जाता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना उचित है। कि व्यक्ति विशेष, हर एक का प्रयत्न करने का नज़रिया, उसकी क्षमता अलग अलग होती है। तो अगर कोई किसी के साथ अलग व्यवहार करता है तो इसे हम पूरी तरह से अनुचित तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका अपनी अपनी सबकी सोच होती है। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कोई मनुष्य अगर वंश परंपरा में बहुत उच्च कुल में, बहुत पैसे वाले कुल में जन्म नहीं लेता है, समाज भी उसे बहुत अच्छा नहीं मिलता है, बहुत हाई सोसाइटी या मध्यम वर्ग नहीं मिलता है, निम्न वर्ग समाज में रहने वाला है, लेकिन अगर वो अपने प्रयत्न से ऊपर उठना चाहता है तो क्या उसे हमें इसका अवसर नहीं देना चाहिए? निश्चित देना चाहिए। उन्हें जो ख़ानदानी चीज़ें नहीं मिली, वंश परंपरा से नहीं मिली, समाज से नहीं मिली, लेकिन उसके अंदर अगर अपनी क्षमता है तो हमें इसका अवसर देना चाहिए। इस आधार पर हम अगर किसी के साथ असमान व्यवहार करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, एकदम अनुचित व्यवहार है, ऐसा अंबेडकर जी का मानना है। और ये तत्कालीन विचार उनके हैं, लेकिन आज अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। किसी को के आगे बढ़ने का आधार सिर्फ उसकी वंश परंपरा या समाज नहीं रह गया है। मनुष्य प्रयत्न करता है तो वो आज वहाँ तक पहुँच रहा है। आप देखिए, जब हमारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, हम देखते हैं हर वर्ग के बच्चे आगे बढ़ते हैं, आते हैं, वो जगह वो अपने लिए बनाते हैं जो उन्होंने अपनी मेहनत से पाई है। तो हम कह सकते हैं कि आज अगर ये स्थिति अंबेडकर जी देखते तो शायद उन्हें प्रसन्नता होती कि उन्होंने जो चाहा था, एक हद तक उनकी कल्पना का आदर्श समाज आज निर्मित हो रहा है। दूसरी बातें कह रहे हैं, इस प्रकार समता का औचित्य यही समाप्त नहीं होता। यानी ये जो समता, ये जो समानता है, इतना ही नहीं है, इसके बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग भाग विभाग हैं। उसके लिए एक उदाहरण वो दे रहे हैं कि एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। एक जो नेता होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है, बहुत सारे लोगों से उसका संपर्क होता है, और जब वो अपनी जनता से मिलता है तो उसके पास एक एक को जानने का समय और जानकारी का उतना ज़्यादा समय नहीं होता है। वो सबके अनुसार अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता कि ये हमारा श्रोता ऐसा, इसके साथ ऐसा बोलना चाहिए, ये इलाके का व्यक्ति ऐसा, इसके साथ ऐसा बोलना चाहिए। नहीं, वो मानवता के दृष्टिकोण से बात करता है, एक पूरे समाज के लिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं, वो सामाजिक रूप से फिर उन पर ध्यान देता है कि इस पूरे समाज को किस तरह की बात मुझसे चाहिए, किस तरह का वायदा चाहिए, किस तरह का व्यवहार चाहिए, और वो वैसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि वो एक मनुष्य के आधार पर नहीं, पूरे समाज के अनुसार उसका व्यवहार करता है। तो ये जो समता है, ये जो समानता है, ये कोई कल्पना की चीज़ नहीं है, यह हकीकत है, ये असलियत है। और हम अगर आज देखें तो हम जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि यही व्यवहारिक है और यही व्यवहार की कसौटी भी है। कि हमारे व्यवहार की एक कसौटी है कि हमारे लिए, हमारे सामने बैठा हर व्यक्ति समान होना चाहिए, चाहे हम राजनेता हो या ना हो। हम राजनेता हो, अफसर हो, सामान्य मनुष्य हो, कलाकार हो, लेखक हो, विचारक हो, कुछ भी हो, हमारे सामने बैठे हुए जितने लोग हैं, हमको सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। यही समानता है और समाज के निर्माण में निर्णायक भी है, ऐसा अंबेडकर जी मानते हैं। तो अपनी कल्पना के आदर्श समाज के लिए वो इन बातों पर जोर देते हैं कि जो है स्वतंत्रता, समता और भाईचारा की भावना होनी चाहिए, और जो तीन चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को बनाने वाली होती हैं, शारीरिक, वंश परंपरा, समाज और हमारे प्रयत्न, इन तीनों का अगर हमें अपने जीवन में तीनों का प्रभाव मिलता है, तीनों
को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक भी अगर हमें मिलता है, प्रथम दो अगर हमें ना मिलें, तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह जाएं। हमें तब भी अपने प्रयत्नों से अपने आप को ऊपर उठाने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छे समाज का, एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। ये अंबेडकर जी का मानना है। और बच्चों, आज के समय को हम दृष्टि में रख कर कहें तो हम कहते हैं कि एक हद तक आज अंबेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज निर्मित हो चुका है, हमने पा लिया है। कुछ कमियां उसमें ज़रूर हैं, लेकिन जो बातें सोची गई थी अंबेडकर जी के द्वारा वो काफ़ी हद तक अब इम्प्लीमेंट हो गई हैं, समाज में निर्धारित हो गई हैं, अपना स्थान पा चुकी हैं, और हम उन कुरीतियों से, उन बहुत सारे दोषों से मुक्त हो चुके हैं। एक अच्छे समाज की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से अंबेडकर जी के वो सारे सपने आज सच हो रहे हैं। इसी के साथ हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।